नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के और उनके उत्तरों को। देखिए, हर वर्ष यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी DSSS जो क्वेश्चंस हैं वो वही आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके उत्तरों को देखेंगे जो कि हिंदी साहित्य के मतलब बेसिक कह सकते हैं, और बेसिक से ही जो प्रश्न हैं कैसे एडवांस और मॉडरेट लेवल में बनाए जाते हैं। तो आज हम 100 क्वेश्चंस के आंसरों को देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ होने वाली है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन था। वहीं जो दूसरा सवाल है वह देखिए क्या है? हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को आदि कवि कहा जाता है। वहीं देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो कि लाला श्रीनिवास दास का माना जाता है। वहीं देखिए, जो चौथा प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वो होता है, व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर, लेकिन व्याकरण उसको कहते हैं जो कि ग्रामर को लिखता है, ग्रामर के बारे में नियम कानून देता है, तो उसको व्याकरण कहते हैं। तो हेमचंद्र जो कि काव्य शास्त्री हैं 11वीं-12वीं शताब्दी के, तो उनको पहला अपभ्रंश का व्याकरण माना जाता है। हिंदी के प्रथम कवि जो हैं सरहपा को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है, जिनका समय जो है 9वीं शती मानी जाती है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है पृथ्वीराज रासो की मानी जाती है। चंद बरदाई द्वारा लिखित है पृथ्वीराज रासो को पहली वो मानी जाती है रचना। हिंदी की पहली रचना जो है चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को मानी जाती है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है ना पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो पहली रचना कौन सी हो गई? पृथ्वीराज रासो हो गई। पहले रचनाकार कौन से हो गए? चंद बरदाई हो गए। तो ये माने जाते हैं वैसे, ठीक है। और देखिए क्या है प्रश्न, और देखिए, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन, 12 मासा का वर्णन हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो विशलदेव रासो। विशलदेव रासो भी उसी समय की रचना है जिस समय पृथ्वीराज रासो है, तो मतलब उसी के समकालीन है। तो विशलदेव रासो में पहला 12 मासा देखने को मिलता है। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग, अवहट देखिए, अवहट जो एक अवस्था थी अपभ्रंश की, उसका जो सबसे पहला प्रयोग है कहाँ देखने को मिलता है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता में किया है। तो विद्यापति के कीर्तिलता में हमें अवहट का प्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। वहीं देखिए, हिंदी के प्रथम गीतकार किनको कहा जाता है? तो विद्यापति को हिंदी के प्रथम गीतकार माना जाता है। वहीं देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम मुकर्रियों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो अमीर खुसरो। जैसा कि आपको पता होगा कि अमीर खुसरो जो है इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, कई सारी चीज़ें जो हैं, मतलब कई सारी जो शैलियाँ हैं उसको इन्होंने इस्तेमाल किया, और हिंदी में बहुत ही ज़्यादा बहुत प्रखर रूप से इन्होंने अपनी चीज़ों का इस्तेमाल किया। और देखिए क्या है, भक्ति के प्रवर्तक जो है ना किसको माना जाता है? तो ये बताना है आपको कि भक्ति के प्रवर्तक जो है किसको माना जाता है। भक्ति के प्रवर्तक वैसे रामानंद को माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति जो है ना, भक्ति धारा का प्रारंभ जो है रामानंद ने, दक्षिण से जो भक्ति लाने का काम है वह रामानंद को श्रेय दिया जाता है। वहीं देखिए क्या है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायत किसको माना जाता है? तो असायत को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत। पद्मावत जो है वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है, और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 1520 में इस रचना को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, पद्मावत, है ना। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली है, जिसको किसने लिखा? असायत ने लिखा है। वहीं देखिए, हिंदी की आदि कवित्री किसको कहा जाता है? मतलब जो शुरुआती हिंदी की कवित्री है वह है मीराबाई। आधुनिक कवित्री किसको कहते हैं? ये सुमित्रा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध रचनाकार किसे माना जाता है? सूरदास को माना जाता है, और सूरसागर जो है सूरदास की रचना है।
राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास द्वारा के लिखा गया है। हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज जो है कब लिखा गया? तो लक्ष्मीपुरा 1938 में शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है पहला, ठीक है, 1938 में। वहीं देखिए भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि स्वर्ण काल जो है किसने कहा है भक्ति काल को? तो स्वर्ण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। देखिए हिंदी साहित्य में आदि काल के बाद मध्यकाल आने का वो है, तो मध्यकाल ना आकर के इसको हम दो भागों में बांटते हैं, पहले को पूर्व मध्यकाल, दूसरे को उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो समय है उसको हम भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल को ही हम स्वर्ण युग भी कहते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। और देखिए क्या है, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया है? तो तुलसी सतसई अधिकांश कृपाराम की हित तरंगनी को मानते हैं। वहीं देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय परिवास को माना जाता है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास हरिओद, इनका जो पूरा नाम है हरिओद का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ जो है हित तरंगनी कृपाराम की रचना, इसको माना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि जो है वह माने जाते हैं श्रीधर पाठक को। वहीं देखिए गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला की भूमिका में किया है। वहीं देखिए छायावाद की प्रथम कृति जो है झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, 1918 में इसका प्रकाशन हुआ है। झरना को माना जाता है जो कि एक काव्य है। शुक्लानुशासन छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है? तो शुक्ल के अनुसार अगर हम देखें तो पंत, जो पल्लव पंत हैं उनको माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। वहीं देखिए मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता किसको माना जाता है? तो निराला को माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और जूही की कली जो है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। और देखिए प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। नई कविता नाम किसने दिया है? तो अज्ञेय ने नई कविता को नई कविता नाम दिया है। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति का नाम क्या था? तो भग्नदूत 1933 ईस्वी की रचना है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमा है, अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास जो है परख है, 1929 ईस्वी की रचना है। ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी, 1929 ईस्वी की रचना है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास जो है चित्रलेखा है, 1934 ईस्वी की रचना है। और देखिए क्या है, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी 1941 का है। शेखर एक जीवनी के दो भाग है, पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ है। तो ठीक है, शेखर एक जीवनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है और ये यूजीसी नेट में लगा हुआ है। फणीश्वरनाथ रेणु प्रथम उपन्यास, जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं जिनको हम केवल रेणु के नाम से जानते हैं, उनका जो पहला उपन्यास है वह कौन सा है? तो उनका जो प्रथम उपन्यास है ना, मैला आंचल, 1954 ईस्वी की रचना है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास अगर हम देखें तो वे दिन 1964 ईस्वी की रचना है। निर्मल वर्मा की ही रचना है परिंदे, जो कि कहानी है, कहानी संग्रह है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों में से एक है। 1969 की वो कहानी संग्रह की रचना है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसको माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है, जो कि किशोरी लाल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसको माना जाता है? तो बंग महिला, जिनको हम राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली तो इनकी ये दोनों कहानियों को प्रथम कहानी की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और पहली कहानीकार, मतलब स्त्री पहली महिला कहानीकार जो है बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। प्रसाद की प्रथम कहानी जो है ग्राम्य है, 1911 ईस्वी में इसका इंदु पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। प्रेमचंद की प्रथम कहानी अगर हम देखें तो पंच परमेश्वर, जिसका प्रकाशन 1916 में हुआ था।
और देखिए हिंदी में प्रथम जीवनी, मतलब जीवनी किसने लिखना शुरू किया हिंदी साहित्य में, तो भक्तमाल ने लिखा है नाभा दास। ठीक है, तो भक्तमाल जो रचना है जिसमें 1585 की रचना है, इसमें बहुत सारे जो मतलब वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनके जीवन के बारे में लिखा गया, तो नाभा दास ने इसका संकलन किया है। वहीं देखिए कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, तो राजा निर्वंशिया जो है कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है, 1957 में इसका संग्रह किया है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है भारतेंदु ने माना है नहुष को, जो कि उनके ही पिता गोपाल चंद्र ने लिखा है। ठीक है, तो प्रथम मौलिक नाटक जो है नहुष को माना जाता है, जो कि भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र ने ही लिखा है। वहीं देखिए प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक जो है राजश्री है, 1915 का। मतलब आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जो है बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखा है, जैसे कि चंद्रगुप्त लिखा है, स्कंदगुप्त लिखा है, ध्रुव स्वामी लिखा है, राजश्री, बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखा है, लेकिन जो इनका प्रथम है ना वह है राजश्री, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम एकांकीकार जो है एक घूट जो है प्रसाद की रचना है, 1928 ईस्वी की रचना मानी जाती है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया है, प्रदान किया है तो किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने। जो रस की विवेचना किया ना मनोवैज्ञानिक तरीके से, पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, यह पूछा जा सकता है। वहीं देखिए साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, साधारणीकरण का जो प्रथम प्रयोगकर्ता है वह भट्ट नायक, भट्ट नायक ने पहली बार साधारणीकरण का प्रयोग किया है। वहीं देखिए पहला गिरमिटिया के नायक कौन है, तो पहला गिरमिटिया के जो नायक है ना महात्मा गांधी विशेष पहला गिरमिटिया। गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है, इसके नायक मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। पहला गिरमिटिया के जो नायक हैं मोहनदास का युवक चरित्र है, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जब तक वो रहते हैं जब तक के बारे में इसमें बताया गया है। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है, तो जो कवित है ना निराला ने कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है, तो रामानंद, क्योंकि भक्ति के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वे रामानंद को माने जाते हैं, तो भक्ति को जो है सगुण और निर्गुण इन दोनों को ही प्रभावित किया इन्होंने। और देखिए क्या है, परंपरा कहानी के रचयिता कौन है, तो परंपरा कहानी के रचयिता हैं अज्ञेय। नवगीत का प्रारंभ माना जाता है, नवगीत जो है ना नवगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1965 से माना जाता है। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है, तो मानक हिंदी का विकास जो है खड़ी बोली में हुआ है, मतलब कि जिस बोली को हम बोल रहे हैं ना वो कौन सी बोली है, खड़ी बोली है। दिल्ली से जितने भी सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए मतलब स्थान है, वहाँ पे खड़ी बोली का प्रचलन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं देखिए छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है, तो ये जो रचना है विभा रानी की रचना है छम्मक छल्लो वाली। एक मिनट, हाँ बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है, तो भीष्म शाहनी की रचना है गुलेल का खेल। और देखिए क्या है, प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारत तत्व किसकी कृतियां हैं, तो ये भारत भूषण की कृतियां हैं। तो देखिए ये प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन जान लेना जरूरी है क्योंकि प्रश्न कहीं से भी कभी भी बनाए जा सकते हैं। वसुधा रचना किसकी है, तो रविंद्र कालिया की रचना है वसुधा। वांगार्थ रचना किसकी है, तो कमला प्रसाद की रचना है। करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि करुण ही एकमात्र रस है, तो ये जो है भवभूति का कथन है, करुण रस को वो मानते हैं। वहीं देखिए मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है, तो भारत भूषण अग्रवाल मुक्ति मार्ग जो रचना है उसके लेखक हैं। तुलसी रसायन रचना किसकी है, तो भागीरथ मिश्र की रचना है। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो नकेनवाद। नकेनवाद 3 लोगों के द्वारा शुरू किया गया है,
ये जो नकेनवाद है ये तीनों लोगों के नाम के पहले अल्फ़ाबेट से लिया गया, जैसे कि नकेनवाद, मुझे थोड़ा अभी ध्यान नहीं आ रहा नाम, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन नकेनवाद एक आंदोलन है जो कि हिंदी साहित्य में चलाया गया है। एक मिनट। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक हैं कुंवर नारायण। आज और आज से पहले जो रचना है उसके लेखक है कुंवर नारायण। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय राघव की रचना है। और देखिए क्या है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार की बोली है भोजपुरी। भोजपुरी, मगही, ये सब जो बोलियां हैं बिहार में बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से माना जाता है। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 5 वर्गों में रखा जाता है। परिणति किसकी रचना है? तो परिणति जो है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। और जनांतिक रचना के रचयिता कौन है? तो नेमिचंद्र जैन है। और देखिए क्या है, नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष कृति के रचयिता कौन है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा है। और देखिए क्या है, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, किसका कथन है? संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत का मतलब है संस्कृत। संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर, किसका कथन है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, कबीर का कथन है। और देखिए क्या है, बरगद की छाया उपन्यास किसकी है? तो सत्यप्रकाश सैगर की रचना है। जलते हुए वन का बसंत रचना है किसका है? दुष्यंत कुमार की रचना है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में हमें कृष्ण काव्य देखने को मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343 अनुच्छेद के अनुसार ये बात की गई है। और देखिए क्या है, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो जो चिंतामणि है वह किस काल के कवि हैं? तो उत्तर मध्यकाल के कवि हैं चिंतामणि। वहीं देखिए मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार के थे और मैथिली जो थी इनकी बोली थी, तो मैथिली में रचना भी किया करते थे, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर भारवी का वास्तविक नाम था। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता किसे माना जाता है? तो यम को करुण देव के देवता माना जाता है। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका पूरा नाम है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इतिहास दिवाकर की उपाधि दी गई है। देखिए भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो ओम प्रकाश जो है भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक है। और देखिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। देखिए रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना है, ठीक है। इन्होंने जब देखा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो इन्होंने एक रात में ही रामचंद्र चंद्रिका की रचना कर दी, जो कि छंदों का अजायब घर माना जाता है राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। वहीं देखिए रहस्यवाद का आधार क्या है? तो अद्वैतवाद। रहस्यवाद जो है अद्वैतवाद का आधार है। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना कि जो नाटक हैं उसको रंगमंच के अनुसार नहीं होना चाहिए, रंगमंच को नाटक के अनुसार होना चाहिए। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का। और देखिए क्या है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल को द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी कहा जाता है। जिस प्रकार से हिंदी की जितनी भी आर्य भाषाएं हैं ना, आर्य भाषाओं की जननी जो है संस्कृत को कहा जाता है, और द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी जो है तमिल को कहा जाता है। और देखिए क्या है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है। किस युग को चालकोलैथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलैथिक एज कहा जाता है।
किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई है? तो बिहारी सरसई की लिखी गई है। कुटज के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता हैं। और कुटज जो है क्या है? कुटज एक वृक्ष है जो कि बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों में उगता है, जहाँ पे ना पानी होता है किसी चीज़ की भी, मतलब वहाँ पे सरवाइव करना आसान नहीं होता, फिर भी जो कुटज जो है वो सरवाइव कर लेता है। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो मलयालम केरल राज्य की राजकीय भाषा है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो खासी को ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित भाषा माना जाता है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनको खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? तो उर्दू भाषा है। वहीं देखिए गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। तो आपने देखा कि 100 हमने महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को देखा, जो कि एग्ज़ाम्स में अगर आप टीजीटी, पीजीटी या DSSB या KVS किसी का भी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम देंगे तो ये जो प्रश्न है इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही किसी न किसी रूप में। देखिए UGC नेट की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है लिटरेचर है, तो इस तरह के सवाल जो हैं पूछे ही जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। इसकी PDF जो है मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, आप टेलीग्राम पे जाके रिवाइज भी कर सकते हैं और चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ तक जुड़े, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा बढ़िया कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF जो है प्रोवाइड किया है टेलीग्राम पे। आप वहाँ पे जाइए, उन PDF को देखिए, रिवाइज कीजिए और चीज़ों को पढ़िए, और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट किया कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि पता नहीं लगता, फिर लगता है कि किस टॉपिक पे बनाएं। तो आप लोग अगर सजेशन देंगे कि हाँ इस टॉपिक पे बनाइए, तो मैं उन पे लाने की कोशिश करूँगा और बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अब मैं आपको PPT मोड में कंटेंट दिया करूँगा और चीज़ें जो हैं और भी अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।